Good morning, students. Today we will discuss about the second part of our chapter number 3, that is a plastic. Now, what is a plastic? Plastic word आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार सुन रखा है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो। आपने देखा होगा जैसे कि प्लास्टिक का मग है ना, और प्लास्टिक आइटम दैट इज़ अ चेयर, टेबल, बॉल पेन, ठीक है, बकेट्स होती है प्लास्टिक की, टोकरियाँ बनी होती है, ठीक। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप सर्च करोगे अपने आसपास तो नंबर ऑफ प्लास्टिक आइटम आपको नज़र आएंगे। नाउ व्हाट आर प्लास्टिक? प्लास्टिक होता क्या है? तो जैसा मैंने आपको फाइबर की स्ट्रक्चर समझाई थी कि जब बहुत सारी सेम मोनोमर्स यूनिट यानी कि एक जैसी यूनिट, सिंगल यूनिट आपस में चेन स्ट्रक्चर बना के कोई एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है, वो कहलाते हैं प्लास्टिक। तो सेम जैसे फाइबर के अंदर सिंगल यूनिट आपस में जुड़कर चेन स्ट्रक्चर बनाती है, उसी तरह प्लास्टिक की स्ट्रक्चर भी होती है। प्लास्टिक के अंदर भी कई सारी सेम या फिर रिपीटिंग यूनिट्स हो सकती है, डिफरेंट टाइप की अगर होगी तो ये सब आपस में मर्ज होकर एक चेन स्ट्रक्चर बनाती है। तो वो जो सिंगल यूनिट होती है वो कहलाती है मोनोमर्स, और जो चेन स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर क्या होता है? प्लास्टिक आइटम भी हो सकती है और फाइबर्स भी हो सकते हैं, जो बहुत सारी सिंगल यूनिट जिसको हम कहते हैं मोनोमर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और प्लास्टिक के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो भी एक चेन स्ट्रक्चर होती है। और प्लास्टिक की दो टाइप की चेन होती है, या तो इस तरह से लीनियर चेन बनती है जिसमें ये सारी सिंगल यूनिट है, यूनिट मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स है प्लास्टिक के वो सारे इस तरह चेन यूनिट में जुड़े होते हैं, या तो फिर वो इस तरह से क्रॉस लिंक होते हैं। क्रॉस लिंक मतलब चेन के साथ साथ वो वर्टिकली भी किसी दूसरे सेम टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। तो एक तो हो गई लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा है क्रॉस लिंक अरेंजमेंट, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, जो कि किसी केमिकल से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। इसे क्यों बनाया गया? क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर वुडन स्ट्रक्चर यानी कि लकड़ियों का यूज़ करना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता था, और वुडन जो फर्नीचर्स होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो, ठीक है। और वाटर का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, पानी से लकड़ी टूट जाती है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, बैक्टीरियल अटैक होता है। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक के साथ नहीं थी क्योंकि प्लास्टिक एक केमिकल स्ट्रक्चर है। सेकेंड थिंग, अगर आप मेटल की चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसकी जगह आप प्लास्टिक यूज़ करोगे तो मेटल आपको काफ़ी हैवी लगेगी, है ना, कैरी करना भी मुश्किल होता है उसका। लेकिन प्लास्टिक उतना ही लाइट वेटेड और प्लास्टिक बहुत अच्छा ड्यूरेबल होता है, इसीलिए प्लास्टिक के यूजेस आजकल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? एक और प्रॉपर्टी, आप इसे बहुत आसानी से मोल्ड कर सकते हो, यानी कि अगर आप इसका यूज़ हो जाता है तो इसी प्लास्टिक को अगेन आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जैसे अपन ये प्लास्टिक को अपन ने क्या कर दिया, सेल कर दिया, वेस्ट हो गया यानी कि वेस्ट आइटम हमने सेल कर दी। अब इसे सेल तो कर दिया, उससे हमारी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हम ये बोल सकते हैं कि वेस्ट की जो कॉस्ट है वो हमें मिल जाती है। उसके बाद उसे वो इंडस्ट्री में जाता है, वो इजीली रिसाइकल होके नए प्रोडक्ट के फॉर्म में रिफॉर्म होके आ जाता है। तो ये प्लास्टिक की बहुत अच्छी क्वालिटी है और इसे रिसाइकल करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता। इसके कंपैरिजन में अगर मेटल की बात करें तो उसके लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, प्लास्टिक का नहीं होता है। तो इस तरीके से प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत ही ईजी और आसान स्टेप है, और इस तरह प्लास्टिक का नंबर ऑफ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्लास्टिक के साथ और इसकी क्या क्या क्वालिटी है? इसकी प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसको आप मेल्ट करके पतली से पतली शीट्स बना सकते हो, ठीक है, और जैसा चाहे वैसा शेप में आप इसे रिफॉर्म कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो जब आपने इसे मेल्ट किया और एक नया शेप दिया है तब तक वो उस शेप में आ जाएगा। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, वो मेल्ट फॉर्म है, अगर वो ठंडा हो जाएगा तो वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। ओरिजिनल मतलब जिस शेप में हमने उसे ढाला है वो एज इट इज़ बना लेता है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक की चेयर, तो प्लास्टिक की चेयर कैसे बनी होगी? प्लास्टिक को मेल्ट किया होगा, मेल्ट करके इसका एक सांचा होता है उसमें उसे डाला होगा। जैसे जैसे वो मेल्ट प्लास्टिक जो था वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और जिस सांचे में उसे हमने डाला है, फ्रेम में जिसे डाला है, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो अपना शेप डिसाइड कर लेता है। तो ठंडा होकर वो उसी शेप में आ जाता
है। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। उसके अलावा कुछ कॉमन प्लास्टिक है जो आपने सुने होंगे, जैसे बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेरिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसकी पीवीसी, जिसके पाइप्स वगैरह आप यूज़ करते हो, हमने देखा होगा जो वाटर पाइप होती है, ठीक है, वो पीवीसी की अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अच्छे ब्रांडेड प्लास्टिक होता है। ठीक, अब हम ये देखेंगे प्लास्टिक के टाइप कितने होते हैं। तो प्लास्टिक दो टाइप का होता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक में क्या डिफरेंस है? थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसा सॉफ्ट मटेरियल प्लास्टिक का जिसे आप वेस्ट होने के बाद, मतलब उसका यूज़ एक बार आपने कर लिया, अब वो आपके लिए वेस्ट बन गया है, आप उसे फिर से रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब क्या? जिसने एक बार शेप ले लिया है, ठीक है, अब आप उसे अगेन मेल्ट करने की कोशिश करके दूसरा शेप लाने की कोशिश करोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा। उसे जैसे ही आपने हीट किया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्विचेस, ठीक है, स्विच बोर्ड जो होते हैं आपने उसको देखा होगा, कुकर का हैंडल देखा होगा, ये चीज़ें ऐसी होती है जो हीट होने के बाद मेल्ट नहीं होती है, हार्ड हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, और अगर आप इसे बहुत तेज़ी से पटकोगे ज़मीन पर तो आपने देखा होगा इनके टुकड़े हो जाते हैं, ये ब्रिटल होती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मिका, जिसकी टाइल्स वगैरह भी बनती है, ठीक है, जो अगेन हीट करके आप उसका रीयूज़ नहीं कर सकते, वो थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। और थर्मोप्लास्टिक मतलब जैसे कि सॉफ्ट चेयर है, बॉटल है, टिफ़िन है, पेन है, इस तरह के सॉफ्ट प्लास्टिक जिसका यूज़ आप मेल्ट करके अगेन कर सकते हो, जिसे रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इस तरह के प्लास्टिक होते हैं। पॉलीथीन होते हैं, मार्केट में आपने बैग्स और पॉलीथीन तो कई सारी देखी है। ये सारे सॉफ्ट टाइप के हैं जिनको मेल्ट करके नई चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक में एक डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग जो मैंने आपको समझा दिया है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिसको आप हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ये मेल्ट नहीं होता हीट करने पर। ठीक है, और ये क्या होता है? थोड़ा सा लेस रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर का, मतलब अगर इसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल गया तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है थर्मोप्लास्टिक। और ये हाई रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर को लंबे टाइम तक बियर कर सकता है। इसे आप रिसाइकल कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक को, और थर्मोसेटिंग को आप रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि मेल्ट ही नहीं होगा, तो उसका रीशेप कैसे करेंगे? ठीक है, उसी तरह एग्जांपल पीवीसी और पॉलीथीन है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या होगा? बेकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, नाउ कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक की पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी वाइज मैं आपको यूजेस समझाती जा रही हूँ। प्लास्टिक की पहली प्रॉपर्टी क्या है? नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होगा कि आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, यानी लंबे समय तक अगर वो रखे हैं तो उस पर वाटर या मॉइस्चर का इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे क्या करते हैं? डीकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं रह पाती है। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक मटेरियल केमिकल से बना होता है। ठीक है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इस पर बैक्टीरियल अटैक नहीं होता, बैक्टीरिया के थ्रू डीकम्पोज नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक आइटम सालों साल चलती रहती है। जब तक वो टूटे नहीं या उसका यूज़ ख़त्म ना हो जाए हमारी तरफ से, तब तक वो आइटम वैसे के वैसी चलती रहेगी। ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव मतलब उस पर आसपास के एटमॉस्फेयर का, मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर एयर का भी इफेक्ट नहीं होता है। आपने देखा होगा एक और चीज़ कि जब ड्रेनेज लाइन होती है उसमें पहले आयरन पाइप्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, जब हमारे होम्स तक जो वाटर कनेक्शन होते थे उसके लिए आयरन पाइप का यूज़ करते थे, लेकिन आयरन पाइप जब उसके अंदर से पानी लगातार गुजरता रहता है तो उसके अंदर जंग आ जाती है और पाइप जल्दी से टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसकी जगह आप प्लास्टिक की पाइप डालोगे तो वो सालों साल चलती रहती है क्योंकि उस पर मॉइस्चर एयर का इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने इसीलिए पीवीसी का यूज़ देखा होगा, स्पेशली वाटर पाइप में किया जाता है। पीवीसी बहुत अच्छा लॉन्ग ड्यूरेबल प्लास्टिक होता है, और वाटर पाइप में इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि पानी से आयरन पाइप अगर यूज़ करोगे तो उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है और पाइप खराब हो जाती है, जिससे बार बार रिप्लेस करने में हमें बहुत खर्चा लगता है। और पीवीसी का यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, इसमें कोई रस्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा शूज़ के जो सॉल होते हैं, ठीक है, उसका बेस या सॉल बनाने के लिए, क्योंकि वो भी लगातार सपोज कर लो बारिश में आप पहनकर जा रहे हो तो उससे अगर आप किसी मेटल रिंग को फिट करोगे तो क्या होगा? उसके कारण उसमें
रस्टिंग प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप पानी का इफेक्ट प्लास्टिक पर नहीं होता, इसलिए आप सॉल्व और उसके जो बेस होता है वो बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बाथरूम कर्टन्स बना सकते हो, जहाँ पर वाटर जहाँ पर भी मॉइस्चर की कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आप प्लास्टिक की बना सकते हो। रेनकोट्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है प्लास्टिक का लाइट। ये प्लास्टिक की प्रॉपर्टी, प्लास्टिक लाइट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो उसका यूजेस क्या है? अगर प्लास्टिक लाइट है यानी कि आप उसे इजीली कैरी कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो। उसकी जगह आप डिस्पोजल आइटम और ये यूज़ कर सकते हो, बकेट यूज़ कर सकते हो, चेयर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो फर्नीचर जहाँ आप देख रहे हो कि जो वुडन का बनना चाहिए था और मेटल का बनना चाहिए था, वो वुडन और मेटल की स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी हैवी होती है, जिसे रिप्लेस करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसकी जगह आप किसका यूज़ कर सकते हो? प्लास्टिक आइटम का। ठीक है, तो वो ड्यूरेबल भी रहता है और इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाता है। ठीक है, तो कई सारे पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे कि टीवी वगैरह, उसको भी हम उसकी बॉडी भी प्लास्टिक की बनाई जाते हैं, रेफ्रिजरेटर की बॉडी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग लास्टिंग चलती है और साथ में मॉइस्चर का इफेक्ट भी नहीं होता और एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? प्लास्टिक्स आर लाइट। थर्ड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होता है, इसकी जो मोनोमर्स यूनिट होती है जिससे मिलकर प्लास्टिक बना होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उन मोनोमर्स की जो चेन है आपस में जो पॉलीमर बनाती है, वो सारी चेन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसके कारण प्लास्टिक बहुत जल्दी से टूटता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल होता है। उसकी शेप और साइज़, आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आपको उसे मेल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी शेप साइज़ चेंज होती है, अदरवाइज ऐसे नहीं होती। ठीक है, सस्ता होता है मेटल से, ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। और इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली हाउस होल्ड आइटम बनाने के लिए, जैसे कि जार्स वगैरह है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर की बॉडी है। आप अगर हाउस होल्ड चीज़ें देखोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल है मेलेमाइन। मेलेमाइन का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो डिनर वेयर्स बनाने के लिए, क्रॉकरी सेट, और आपने देखा होगा उसमें मेलेमाइन प्लास्टिक का यूज़ होता है जो अनब्रेकेबल होता है। मतलब अगर आप उसे ज़मीन पर अगर वो 3 से 4 बार गिर भी जाए ना तो वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और दिखने में आपको बिल्कुल चीनी वाला लुक लगेगा, बट अगर जैसे ही वो नीचे गिरा तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, और फ्लोर टाइल्स बनाने में टाइल्स भी उसकी बनी जाती है, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है और किचन वेयर्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि वही ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल चाहिए। अगर हमारे हाथ से गिर भी जाए तो वो टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसी अनब्रेकेबल चीज़ें बनाने के लिए मेलेमाइन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। दूसरा है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का यूज़ किस लिए करते हैं आपको सभी को पता है कि आप उसे कैरी बैग के नाम से जानते हो। एक्चुअली पॉलीथीन एक प्लास्टिक का नाम है जिसका कैरी बैग बनाया जाता है, बट मार्केट में आप उसे कैरी बैग को पॉलीथीन के नाम से ही जानते हो, इसलिए आपको पता है। एडेसिव टेप है ना, टैप वगैरह बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं, पाइप वगैरह इनका। ठीक है, वो भी इसकी बनाई जाती है। पीवीसी, तो पीवीसी स्पेशली वाटर पाइप के लिए फेमस है। उसके अलावा फ्लोर टाइल्स और फर्नीचर बॉटल्स वगैरह में भी पीवीसी का यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक की फोर्थ प्रॉपर्टी है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता। मतलब प्लास्टिक के एक कॉर्नर पे अगर आप उसे हीट कर रहे हो तो दूसरे कॉर्नर तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, जैसा कि मेटल में होता है। आपने देखा होगा अगर कोई फूड कुक हो रहा है और आपने उसके अंदर चम्मच छोड़ दिया तो हीट उस कुक्ड फूड से होती हुई उसके हैंडल तक आ जाती है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद हम उसे छुएंगे तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसी हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस प्लास्टिक के अंदर नहीं होती, इसलिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके साथ ही कुछ बेकेलाइट के यूजेस भी देख लेते हैं हम लोग। बेकेलाइट का क्या होता है? यूटेंसिल हैंडल्स बनाने में काम भी आता है। आपने देखा होगा कुकर वगैरह या नॉन स्टिक पैन होते हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है उनके हैंडल्स बनाने में, क्योंकि अगर ये हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो हम इनके हैंडल बनाकर आसानी से खाना पका सकते हैं, है ना। आपने जब देखा होगा कुछ ऐसे वेसल्स देखे होंगे जैसे चाय बनाने का बर्तन है और नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक कुकर है, उनके हैंडल बनाएंगे तो जब वो हीट हो, जब उन्हें हम गैस स्टोव पर रखेंगे तो वो जो हीट है वो हमारे हाथ तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये एक बेनिफिट है इसका। उसके अलावा पॉलीस्टाइरीन इज फिल्ड इन द हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर के
चारों ओर जो बॉडी होती है, दीवारें, ठीक है, वो पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक की बनाई जाती है ना। एयर कूलर्स जो भी होते हैं वो भी थर्मोफ्लास्क है, जैसे कि वो आप जिसको थर्मस बोलते हो, जिसके अंदर आप कोई भी हॉट लिक्विड फील करते हो, जैसे कि टी है, मिल्क है, तो वो लॉन्ग टाइम तक हीट उसकी बाहर नहीं आती और वो चीज़ गर्म रहती है। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखना, वो भी प्लास्टिक बॉडी का होता है, तो वहाँ पर पॉलीस्टीरीन का बना होता है। तो ये भी प्लास्टिक का एक यूज़ हो गया। प्लास्टिक की फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं होती। आपने देखा होगा जब आप किसी प्लग वगैरह पे और सॉकेट के अंदर प्लग लगाने जाते हो तो आप प्लास्टिक के स्लीपर पहनते हो, और जो इलेक्ट्रिकल मैन होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल वगैरह रिपेयर करने आते हैं, उसका मेंटेनेंस चलता है, तो आपने उनके पैरों में बूट्स देखे होंगे। वो बूट्स भी प्लास्टिक के होते हैं। वो इसलिए पहने जाते हैं कि अगर वो उसे पहनकर कोई इलेक्ट्रिकल वाला वर्क कर रहा है तो उससे करंट नहीं फैलेगा, उन्हें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन अर्थ से नहीं हो पाएगा, इसलिए वो पैरों में बूट्स वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है। तो बैकेलाइट, और उसके साथ साथ हमने खुद ने देखा है कि हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, ना कि किसी मेटल के। तो प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? बैकेलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही आप स्विच को टच करो तो आपको करंट ना लगे, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी खुद में से पास नहीं करता। उसके अलावा पीवीसी का आपने देखा होगा इंसुलेशन कवर, किसी भी वायर के ऊपर ब्लैक कलर का कवर चढ़ा होता है ना। जनरली आप वायर माइंड में लोगे तो ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड या ब्लैक कलर में आपको दिखेगा, या वाइट, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर के होते हैं ना, कॉपर वायर जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो अंदर होता है, और उसके ऊपर जो कवर चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो कवर पीवीसी का होता है। किस लिए होता है? ताकि जब आप उस वायर को पकड़ो अपने हाथ में तो क्या होगा, तो करंट आपके हाथ तक नहीं आए। जो करंट अंदर पास हो रहा है कॉपर वायर के अंदर, वो आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगा और आप सिक्योर होंगे, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स, यानी कि जैसे कि टेफ्लॉन वगैरह, और ये आपने देखा होगा कुछ ऐसे यूटेंसिल्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, बर्तन जिसकी वाइट कोटिंग होती है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के नाम से जाने जाते हैं। नॉन स्टिक मतलब क्या? वाइट ब्लैक कलर की, सॉरी, एक ऐसी कोटिंग कर दी जाती है बर्तनों पर जो जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हीट को गेन भी कर ले, और इसके कारण खाना हमारा जलता नहीं है, ना खाना चिपकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर खाना जलेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, तो कुकिंग करना काफ़ी आसान भी होता है, और जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो ऐसे कैसे बने रहते हैं। तो इसलिए नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल में जो कोटिंग की जाती है अंदर से ब्लैक कलर की, वो ब्लैक कलर ही टेफ्लॉन कहलाता है। वो एक प्लास्टिक होता है, ठीक है, जो खाने को जलने से, चिपकने से बचाता है, ठीक है। और ऐसे बर्तनों में ऑयल का कंजप्शन भी कम होता है। नाउ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही है। तो जितना यूजेस मैंने आपको बताया, और जितना पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक का यूज़ होता जा रहा है, उसमें से हम एक चीज़ अगर देखें हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर को, तो एनवायरनमेंट के लिए प्लास्टिक हार्मफुल होता है, क्योंकि इसका यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जब सपोज कर लो हमारा प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म हो चुका है तो हम उसे फेंक देंगे, और फेंकने के बाद अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। डिकम्पोज नहीं होगा तो अर्थ पर उसका कंजप्शन एज अ वेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है, एज अ वेस्ट उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और अगर डिकम्पोज नहीं हुआ तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी भी वेस्ट को हम अर्थ पर अगर कलेक्ट करते जाएंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए कि हर चीज़ अगर आपके लिए बहुत अच्छे यूज़ किए तो वो डिकम्पोज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई तो क्या होगा, जब तक आप यूज़ कर रहे हो तब तक आपके लिए अच्छी बात है कि वो डिकम्पोज नहीं हो रही है, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग है। पर वो चीज़ जब आपके लिए वेस्ट बन गई तब वो एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट से अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और फिर वो एनवायरनमेंट के जो दूसरी लाइफ्स होती है, एक्वेटिक लाइफ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें हार्म पहुँचाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ हमें भी हार्म पहुँचा सकती है। तो ये एक उसका ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो बायोडिग्रेडेबल है, और जो डिकम्पोज नहीं होते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। तो प्लास्टिक हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुका है। उसके कई सारे फैक्टर जो एनवायरनमेंट को हैजार्ड पहुँचाते हैं। तो वो पहला है कि अगर प्लास्टिक कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है, अगर आप सोचो कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो रहा तो मैं इसे जला देता हूँ, तो वेस्ट हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा।
तो अगर आप इसे बर्न करोगे तो इसके अंदर से कई सारी टॉक्सिक यानी कि जहरीली गैसें निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है और साथ में एयर पॉल्यूशन का कारण भी बनेगी और दूसरे जो एयर में सर्वाइव करने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और साथ में कई सारे दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होती है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है और साथ में हमें भी प्रॉब्लम होती है। व्हेन प्लास्टिक वेट्स आर डम्प्ड इन द वाटर, जैसे ही आप इसे वाटर के अंदर फेंकने जाओगे तो क्या होगा, वो वाटर के लिए पॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर भी कई सारी एक्वेटिक लाइफ है। और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो होता है उसको लैंडफिल किया जाता है, मतलब एक गड्ढा किया जाता है, उसमें सारा प्लास्टिक वेस्ट को लाकर उसे क्रश करके उसकी साइज़ को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है और अर्थ के अंदर फील कर दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर सॉइल की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो धीरे धीरे ऐसा के प्लास्टिक नीचे चला जाता है। अब जैसे जैसे वो अर्थ में जाएगा तो वो डीकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी अर्थ में रहेगी और ऐसा करने से सॉइल की प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी चले जाती है। यानी कि हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम है कि अगर हम इसे बर्न करते हैं तो ये एयर पोल्यूशन कर देगा, इसे वाटर के अंदर डाल देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं तो एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन भी कर सकता है। और अगर इसे हम अर्थ के अंदर लैंडफिल कर दें, लैंडफिल के थ्रू अगर हम सोचें कि इसे अर्थ के अंदर डिकम्पोज करने की कोशिश करें तो वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब कर देगा और जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वो वापस खुल के वो सारा प्लास्टिक और उससे निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो धीरे धीरे वाटर आसपास के वाटर रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे और पॉल्यूशन बनने का कारण हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप इस पॉली बैग्स को आपने देखा होगा जो सस्ते होते हैं काफ़ी, जैसे आप मार्केट से कुछ खरीद के आए, जैसे बिस्किट है, कुरकुरे हैं या कोई ऑब्जेक्ट्स आपने खरीदी है मार्केट से, उसकी जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन्स के अंदर होते हैं। जैसे ही आप उसको घर लाकर यूज़ कर दे तो आप क्या करोगे, नॉर्मली आपने आपकी ऑब्जेक्ट निकाल ली जो भी आप परचेस करके लाए हो और जो उसका रैपर होता है वो आपने डस्टबिन में फेंक दिया। अब अगर वो आपने बाहर खुला फेंक दिया है, ठीक है, तो वो रोड साइड पर वो पॉलीथीन इकट्ठी होती जाती है और कई सारे एनिमल्स के थ्रू वो खा ली जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे कि बफेलो है, काऊ है, जब वो उस कचरे को खाते हैं, जैसे आपने कोई कुक्ड फूड है या बना हुआ खाना है उसको अपने पॉलीथीन में भर के फेंक दिया रोड साइड पर, तो वो खाने की लालच में वो पॉलीथीन को भी खा जाते हैं और ऐसा खाने से क्या होता है, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, स्टमक होता है, उसके अंदर वो पॉलीथीन चिपक जाती है, चिपक जाने से उनकी मौत हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं ये पॉलीथीन बैग्स जो हमारे लिए काफ़ी सस्ते, जैसे हमने ऐसे ही खुले में फेंक दिया, वो एनिमल की डेथ का कारण बनते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा प्लास्टिक को अगर आप रोड साइड या कहीं पर छोड़ देते हो तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके थ्रू भी अगर उस अंदर कुछ फूड है या चिपका हुआ है तो वो उसे भी खाएंगे, तो उससे निकलने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, वो उनकी भी डेथ का कारण बनता है, ठीक। तो ये सारे एक रीज़न थे। उसके अलावा जब आप प्लास्टिक बैग को ऐसे फेंक देते हो और जैसे सपोज कर लो रेनी सीज़न है, पानी के बहाव से सारी पॉलीथीन, सारा कचरा अगर कहीं ड्रेनेज सिस्टम में फंस जाता है तो उसके कारण ब्लॉकेज हो जाता है, क्लॉगिंग हो जाती है और वो जैम जो ड्रेन सिस्टम में सब जाम हो जाने के कारण सारा के सारा पानी ओवरफ्लो कर जाता है। ओवरफ्लो करने से वो सारा पानी सिटी में या फिर आपके रोड साइड में आसपास लोगों के घरों में भर जाता है और ऐसा होने से क्या होगा, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होगी अगर पानी रुक जाएगा तो, और मॉस्किटो ब्रीडिंग भी ज़्यादा होगी, मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारी होना शुरू हो जाएगी और आसपास का एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये सारे प्लास्टिक का जितना यूज़ हम अच्छा भी समझते हैं उतना ही वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक साइड ये बहुत अच्छा भी है और दूसरी साइड एनवायरनमेंट के लिए ख़राब भी है, तो इसको हम क्या करें कि हम इसका यूज़ भी कर लें और एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल क्या होता है, वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हम प्लास्टिक का यूज़ भी कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को हार्म होने से बचा भी रहे हैं। 4R दैट मीन्स रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। रिड्यूस का मतलब होता है कि आप अवॉइड करो प्लास्टिक का यूज़, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ प्लास्टिक का यूज़ नहीं होना चाहिए तो कम से कम यूज़ करो। तो पहली चीज़ है, अगर आप यूज़ ही कम करोगे तो उसका जो कंजप्शन है वो कम होगा, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन क्या है प्लास्टिक को एनवायरमेंटल हैज़ार्ड को बचाने के लिए, कि
आप उसका रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करना मतलब यूज़ कम से कम करो। आप मार्केट जाते हो, आपको जहाँ लगता है कि आपको वेजिटेबल्स खरीदना है, फ्रूट्स खरीदना है, आप अपना क्लोथ बैग लेकर जाओ, कपड़े से बना हुआ जो बैग है वो लेकर जाओ, उसमें सारा सामान लो, बजाय अलग अलग पॉलीथीन ले लेके। ठीक है, तो इस तरह की मार्केट में आप कई सारी चीज़ें खरीद सकते हो विदाउट पॉलीथीन के। ऐसा करने से पॉलीथीन का यूज़ कम से कम होगा। दूसरा है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देखा होगा कि हमारे एक यूज़ उसका ख़त्म हो चुका है, अब वो वेस्ट बन गई है, तो हम ये सोचें कि उसी का हम कोई दूसरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल परचेस करते हो, फ्रूटी है, कोका कोला है, ठीक है, इस तरह की कई सारी कोल्ड ड्रिंक्स है वो आप खरीदते हो, तो आप उसे पीने के बाद उस बॉटल को फेंक देते हो, उसे मत फेंको। आपको कहीं इमरजेंसी में उसको आप वाटर उसमें कैरी करके ले जा सकते हो, उसे आप वाटर बॉटल बना सकते हो, तो ये भी उसका एक सेकेंड यूज़ है। ठीक है, उसके अलावा कुछ आपने परचेस किया मार्केट से जो जार में आया है, तो उस जार का आप किचन में कुछ ग्रॉसरी आइटम फील करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के एक यूज़ ख़त्म करके आप अगर पेन यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ एंड थ्रो वाला पेन मत खरीदो, आप रिफ़िल वाला पेन खरीदो। उससे करने से क्या होगा, उसकी जो बॉडी है वो बची रहेगी, सिर्फ रिफ़िल को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा करने से वो चीज़ वेस्ट में काउंट नहीं होती। ठीक है, तो आपने एक आइटम का यूज़ कंप्लीट होने के बाद उसका रीयूज़ करना सीखो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टब है या ऐसा कुछ है, उसको आप टब है, बकेट है, उसका आप फ्लावर पॉट्स और ये बनाने में यूज़ कर लो, गमले बना लो उसके, तो ये सारे प्लास्टिक के यूजेस होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रीयूज़ करना, यानी कि वेस्ट हुई चीज़ों को फिर से यूज़ कर लेना। थर्ड है रीसाइकल। रीसाइकल मतलब जहाँ आप सोच रहे हो कि अब जहाँ पर उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसका रीसाइकल मतलब उसे सेल कर दो, इंडस्ट्री में जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा और उसकी कोई नई चीज़ें बनकर आ जाएगी, तो वही प्लास्टिक रीसाइकल होगा, तो नया प्लास्टिक नहीं बनेगा। ठीक है, और एनवायरमेंट में जो वेस्ट के फॉर्म में जा रहा था वो रिसाइकल होकर नए प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। देन लास्ट है रिकवर। रिकवर का मतलब होता है कि आप उस प्लास्टिक को एज पॉसिबल एज आप कुछ रिपेयर करके काम करवा सकते हो। जैसे कि आपका बकेट या टब टूट चुका है, तो आप जानते हो कि वहाँ पर कोई छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा मेल्ट करके आप चिपका सकते हो ताकि वो फिर से वो आइटम रिकवर हो जाए। तो इस तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हो। नाउ आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर कि प्लास्टिक ये दो बीन्स होते हैं, ठीक है, ब्लू बीन्स और ग्रीन बीन। तो ये आपको वैसे तो मार्केट में सबसे ज़्यादा इसकी एडवर्टाइज होती है। आजकल हमारे इंडिया में तो ये बन चुका है कि पहले जो कचरा खुले में फेंका जाता था और वहाँ से उसे कैरी करके ले जाया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू, अब ऐसा नहीं होता। अब घर घर हमारे यहाँ कचरे की गाड़ी आती है और जिसमें दो बिन्स होते हैं, ब्लू बिन और ग्रीन बिन। आपने रोड साइड में, वॉक एरिया है, हर जगह गार्डन है, हर जगह आपने ये दो बीन्स देखे होंगे। ठीक है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो ग्रीन मतलब ऐसा कचरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज हो जाएगा, जो किसी प्लांट से मिला है, कुछ फूड आइटम है खाने की, वो सब आप लोग ग्रीन बीन्स के अंदर डालोगे। और ब्लू बीन मतलब ऐसा जैसे कि प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मेटल है, ग्लास है, इस तरह के कुछ पीसेस होते हैं। तो ये सारा कचरा मेडिकल वेस्ट है, ये सब आप इसमें डाल सकते हो। किसमें? ब्लू बीन में, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो बीन है, ग्रीन और ब्लू, और हमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा और हम जो प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं वो भी करते रहेंगे और एनवायरनमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डिस्पोजल आइटम है, हमारे आसपास आजकल बहुत सारे बीन्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, स्पेशली ग्रीन और ब्लू दोनों ही रहते हैं। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस कचरे को डालना चाहिए। ठीक है, हमने कुछ भी कहीं भी कुछ भी खाया है तो वो रैपर हमें हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। अगर हमारी इंडिविजुअली आदत सुधरेगी तो हमें देखकर हमारे जो जूनियर्स होते हैं वो भी अपनी आदतों को सुधारेंगे और ऐसा करके सारे पीपल की एक कॉमन टेंडेंसी हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। ठीक है, तो आप लोग, ये केवल एक चैप्टर ही नहीं था, बट आपको एक बहुत अच्छा संदेश था कि आप लोगों को अपने एनवायरनमेंट के लिए चिंता करनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, और उसे भी हेल्दी रखना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो आप भी हेल्दी रहोगे। ओके, थैंक यू।